प्रणिपात। मैं हूँ रितेश लगन बदलानी एंड आई एम अ लीगल एडवाइजर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो अभी मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से कहा कि हम कंपनीज एक्ट को डिस्कस करेंगे कि कंपनीज एक्ट में क्या है और एक्चुअल में कंपनीज एक्ट है क्या। तो सबसे पहले अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सॉरी टू डिले, एक्चुअली ड्यू टू हेल्थ रीज़न थोड़ा वीडियो डिले हो गया इस टाइम पे। तो ठीक है, सॉरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कंपनी से क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। एक मिनट। सबसे पहले देखिए, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का मतलब कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी लॉ में बताया गया है कि उन्होंने एक्ट मीन्स कानून। सबसे पहले एक्ट की बात करते हैं। एक्ट मतलब एक कानून। तो कंपनीज एक्ट में तो कानून में एक्ट को पास करते हैं तो उसे बोला जाता है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो 13 ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उन्होंने कंपनीज एक्ट 13 दिया, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है, आपने सुना होगा या आपने देखा होगा 1890 की, 1902 की, 1913 की, 1930 की। जैसे जैसे बहुत सारी जैसे एक कोई भी कंपनी उठा लेते हैं जो कब की होंगी, 1942 की। तो ये सब तो कंपनीज बहुत पहले से है, पुरानी कंपनी है। तो ऐसे नहीं कि इसको अभी दे दिया कि अभी तुम इन्फॉर्म करो कॉर्पोरेशंस वगैरह, लेकिन इन सबको बनाने के पहले इन्होंने कंपनीज एक्ट किसको, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले ओल्ड कंपनी लॉ, मतलब ओल्ड कंपनी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, वो चलता था, जिसे हम बोलते हैं ओल्ड कंपनीज एक्ट का नाम है पहले 1956। तो आफ्टर, एक्चुअल में मैंने नोट्स बनाए हैं, सॉरी। तो ये इसलिए बनाया है क्योंकि आपके ऊपर आपको क्लियरिटी रहे कि क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे काइंड ऑफ ये पेन है। ठीक है, ये पेन है वॉलमेक। इसकी भी कोई कंपनी होगी, ऐसे तो नहीं है कहीं उगाई जाती है कुछ चीज़। आजकल तो अनाज की भी कंपनी आ गई है। आपने राइस के नाम सुने होंगे, आपने दाल के सुने होंगे, चिन्नौर दाल, है ना, चिन्नौर की दाल, शाही दाल, बिरयानी, वो बासमती चावल, उन सब में भी कंपनीज का टैग। कंपनी का मेन काम ये है, अपने प्रोडक्ट को लाओ, अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनाओ, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करो और हमारे इकोनॉमी में से सेल करो। तो कंपनी का ये काम रहता है, और कंपनी के ऊपर हम, अगर कंपनी ने कुछ गलत कर दिया तो हम कंपनी के ऊपर केस भी फाइल कर सकते हैं, और अगर हमने कुछ गलत किया तो कंपनी हमारे ऊपर भी केस फाइल कर सकती है। तो ये राइट्स हैं, ये ऑब्लिगेशंस भी रहते हैं कंपनीज के। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखिए, दो तरह के पर्सन रहते हैं, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब मैं और आप। ठीक है, हमारा बर्थ कैसे हुआ है, नेचुरल प्रोसेस से। लेकिन अगर इसी जगह पे हम कंपनीज एक्ट को देखते हैं, तो बाय ऑपरेशन बाय लॉ, लॉ की चीजों को फॉलो किए, कंपनी लॉ को, कंपनी एक्ट को, कंपनी एक्ट के प्रोसीजर्स को फॉलो करते 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 इन्होंने इन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया। तो इसे बोला जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन, इसे बोला जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट। समझे, ये ऐसा था। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा मतलब डीप में जा रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से देखिएगा और थोड़ा समझिएगा, और थैंक यू सो मच। हाँ, चलिए। तो देखिए, कंपनीज एक्ट 1956, जो कंपनीज एक्ट 1956 है ना, वो एक बेसिक मॉड्यूल है। तो अब कंपनी से 2013 क्यों लाया, 1956 को क्यों नहीं फॉलो कर किया हमने, वाई, मतलब अभी हम क्यों ऐसे इसको 13 को फॉलो कर रहे हैं, 1956 को चलने देते थे ना। तो सुनो, जो कंपनीज एक्ट 1956 में था वो एक बेसिक मॉड्यूल है, वही आज भी कंपनीज एक्ट 2013 में भी फॉलो होता है। बट कुछ कुछ चीजें इसमें चेंजेस आ गए, अमेंडमेंट्स आ गए, इसलिए उसे 2013 का दर्जा दिया। तो देखिए, कंपनीज एक्ट 1956 में क्या बोला गया था, कुछ भी कुछ भी अगर होता है, लाइक कंपनी से रिलेटेड कोई केस होता है, कुछ भी होता है, तो हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट के पास। ठीक है, और अब जो 2013 है, अब हमारे पास एपलेट ट्राइब्यूनल दे दिए गए हैं, जिसे कंपनी लॉ में जिसे कंपनी लॉ में एनसीएलटी बोला जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। और उसका ही ऊपर, मतलब एक एनसीएलटी और उसके ऊपर एनसीएलटी है, मतलब एनसीएलटी इज अ कोर्ट एंड एनसीएलटी इज अ हाई कोर्ट, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो पहले कोई भी कंपनी के ऊपर केस होता था, एज पर 1956 के हिसाब से देखे तो
आप कोर्ट के पास जाते थे, हियरिंग्स चलती थी और कोर्ट के ऊपर थोड़ा बर्डन ज़्यादा आता था, ठीक है? तो उन्होंने अब जैसे ये ट्राइब्यूनल्स बनाए हैं, अपीलेट ट्राइब्यूनल्स, तो अब थोड़ा-सा ईज़ी हो गया है। तो देखिए, जो कंपनीज़ एक्ट 1956 है ना, उसमें कुछ ज़्यादा सेक्शंस थे, फाइन्स थी, उसको थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा था। यस, और एक अच्छा-सा उदाहरण दूँ तो देखिए, जो कंपनीज़ एक्ट 1956 था ना, अब अगर हमें और आपने कोई भी कंपनी बनानी है, तो हमको उसको पेपर वर्क करना पड़ता था, प्रॉपर नेम सोचना पड़ता था, प्रॉपर हर चीज़ सोच के, हर चीज़ सोच समझ के कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में सबमिट करनी पड़ती थी। एंड आफ्टर सम टाइम अगर उसमें कुछ गड़बड़ आती है, कुछ कम ज़्यादा हो गया तो फिर से हमें तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस बनते थे। बट अभी कंपनी से 2013 में पूरा डिजिटलाइज कर दिया गया, ऑल इन डिजिटलाइज। आपको कंपनी से चाहिए, फॉर्म ओपन हो जाएगा, कंपनी का नाम डालो, कंपनी के 2-3 नाम पूछेंगे, उसमें से एक एक को अप्लाई कर दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर आपको सीआईएन नंबर मिलेगा, उसके बाद आपको क्या कंपनी है, क्या वर्क करेंगी, किस प्रकार से चलेगी, हर चीज़ उसमें पूछा जाएगा। तो कंपनीज एक्ट 1956 से लेकर कंपनीज एक्ट 2013 तक 57 ईयर्स का डिफरेंस चला है, ठीक है? कितने? 57 ईयर्स का। और कंपनी से 2013 फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2014 को एप्लीकेबल हो गया था टू वोल ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है? तो देखिए, इसमें इंट्रोडक्शंस हैं, सेक्शंस वगैरह हैं, वो हम भी फिलहाल हमारे काम के नहीं है। देन देखा जाए तो हाँ, मैं आपको शेड्यूल्स बताऊंगा क्योंकि शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। जैसे शेड्यूल कैसे पिलर्स कैसे रहते हैं वैसे शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है? कंपनीज एक्ट 2013 एक स्केलेटन अप्रोच है, ठीक है? मतलब एक बॉडी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, जिसका अलग नाम होगा, जिसका अलग प्रोसीजर है, जिसको नेचुरल प्रोसेस से नहीं करते हुए हम आर्टिफिशियल लॉ के प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक है? तो देखिए, इसमें 29 चैप्टर्स है, कंपनीज एक्ट 2013 में 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस हैं, ठीक है? एंड रूल्स हैं 38, वो हमारे काम के नहीं है। अब मैं शेड्यूल्स की बात करूंगा। शेड्यूल्स की बात करूँ तो देखिए, 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल में से शेड्यूल नंबर 1 फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट ऑफ एमओएन एओए। एमओए एमओएन एओए एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो एओए मीन्स कंपनी का बायलॉस रहता है, कंपनी में कब क्या टाइमिंग रहेगा, कंपनी में अगर किसी को रिटायर होना है क्या क्या करना है, जो क्या प्रोसीजर होगा, कंपनी में मैकेनिज्म है कि नहीं, विजिल मैकेनिज्म है कि नहीं, वगैरह वगैरह। और जो एमओ है, हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो एक चार्टर डॉक्यूमेंट है। वो हम क्या करते हैं पता है? जैसे कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हमारे कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, हमारे कंपनी में पैसा लगा रहा है, कुछ भी, तो हम उसको उसको डिफाइन करते हैं कि ये पर्सन आया है, ये पैसा लगा रहा है, तो उसको वो दिखाते हैं, उसको डिफाइन में मतलब उसको पूरा डिफरेंशिएट किया हुआ है, उसमें सब लिखा रहता है, डायरेक्टर्स कितने हैं, कंपनी का वर्क क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, हर चीज़ें उसमें डिफाइन की गई है, ठीक है? तो ये एमओए एओए था। एंड शेड्यूल 2 बात करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ट फॉर डिफरेंट असेट, असेट्स एंड लाइबिलिटी। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या साइंस, तो आपको बैलेंस शीट पता होगा। वहाँ एक लाइबिलिटी साइड रहता है, एक असेट साइड रहता है। लाइबिलिटी मीन्स कितना उधार लिया है, कितना हमने बाहर से पैसा लिया है, और असेट्स मीन्स हमने क्या क्या बनाया है। जैसे आपकी कंपनी है, तो आपका वो असेट है, वो आपकी बिल्डिंग है, लेकिन एक साइड लाइबिलिटीज भी होंगी, ठीक है? दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। असेट्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये लाइबिलिटीज़ कम नहीं होनी चाहिए, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, असेट्स कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो थोड़ा-सा मिसबैलेंस हो सकता है, फिर हो सकता है कुछ ना कुछ घपला हो रहा है या जो भी फ्रॉड हो रहा है, ठीक है? और फिर आता है शेड्यूल नंबर 3, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैसा फॉर्मेट में कैसे उसको बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाएगा, वो शेड्यूल 3 बताता है, ठीक है? शेड्यूल 4, कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। यस, अब सबसे पहली बात, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करता हूँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एक ऐसा डायरेक्टर रहता है जो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। उसका वो इंडिपेंडेंटली रहेगा, मतलब वो किसी से बिलोंग नहीं करेगा, किसी से भी उसका वो नहीं रहेगा, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट, हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं, पहले हम ये कंप्लीट करते हैं शेड्यूल। शेड्यूल नंबर 5 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ मार्जिनल पर्सोनेट एंड रेम्यूनरेशन। मार्जिनल पर्सोनेट मींस, शेड्यूल नंबर 5 को बोला जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ मार्जिनल पर्सोनेट एंड रेम्यूनरेशन, ठीक है? तो देखिए, मार्जिनल पर्सोनेट मींस एक ऐसे पर्सन्स रहते हैं
जो जैसे डायरेक्टर हो गया, चेयरमैन हो गया, हाँ, उनकी फीस क्या रहेंगी, क्योंकि वही तो एक काइंड ऑफ रन कर रहे हैं ना, कंपनी खुद तो चल के नहीं जाएंगी, उसको रन करने वाला भी तो कोई चाहिए। वैसे एम्प्लॉयज भी रहते हैं लेकिन उनकी सैलरी फिक्स रहती है, इनको रेम्युनरेशन मिलता है, एम्प्लॉयज को भी मिलता है, जैसे एम्प्लॉयज ऑफ द ईयर, बोनस वगैरह सब, ठीक है। और फिर आता है शेड्यूल नंबर 6, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर विच मेजोरिटी पीरियड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन डिबेंचर कैन बी अप टू 30 ईयर्स। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, याद करो, अभी हमने रीरा, रियल स्टेट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी, याद है 2016 में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया था। तो कंपनीज भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उठा सकती हैं, बट उनका अप टू 30 ईयर्स तक के टाइम पीरियड रहता है, वो शेड्यूल नंबर 6 में बताया गया। शेड्यूल नंबर 7 में बताया गया है, मेरा फेवरेट है ये तो, CSR पॉलिसी। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी एक्टिविटीज करना पड़ता है। आप लोग देखा जाए तो कैसे बताऊं, हाँ, कई लोग दिल्ली के होंगे, कई लोग मुंबई के होंगे, तो ना बहुत सारे रोड्स पे ना प्लांट्स लगे रहते हैं, बहुत सारे स्टेशन पे ना होल्डिंग लगी रहती है, तो काइंड ऑफ वो होल्डिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और ना वो जैसे क्लीननेस रखते हैं, कि कंपनी चल रही है, पॉल्यूशन दे रहा है, जो भी हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर्स में चल रहा है, तो उसमें आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, तो वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो इसलिए उसे बोला गया है CSR पॉलिसीज के अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR का सेक्शन 135 है, एज पर कंपनीज एक्ट में बताया गया है। चाहो तो नेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हो, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसमें बता दिया जाएगा। उसकी कुछ लिमिट है, इतनी लिमिट के ऊपर कंपनी आई तो आपको ये पॉलिसीज देनी पड़ेंगी, ये काम, ये इतना इतना डोनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ 7 शेड्यूल्स खत्म होते हैं, यस, और 95 95 डेफिनेशंस है टोटल कंपनीज एक्ट में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको भी बेसिक स्ट्रक्चर से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, देखिए ये 1956 की बात नहीं कर रहे, अभी जो 2013 में चल, मतलब उसको 1956 से जो 57 ईयर्स का टाइम पीरियड चला था, ठीक है, कितने 57 ईयर्स का टाइम पीरियड है, मतलब 2000 1 अप्रैल 2014, जब तक ये बिल पास नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट, जो हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी में पार्लियामेंट आता है, उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल एंड प्रेसिडेंट्स आता है। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, एंड प्रेसिडेंट, ये सब लोग अपने बिल प्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे प्रेसिडेंट, जो आज के तारीख में जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे, करंट प्रेसिडेंट, वो इस बिल पे अपना एसेंट देते हैं, मतलब सिग्नेचर देते हैं, ठीक है। देन वो पहले पढ़ते हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस कराना तो करा भी सकते हैं, नहीं तो उनके पास राइट रहता है। तो वो जैसे ही वो असेंट देते हैं, वो उस बिल को पास कर दिया जाता है, उसी वक्त उसी रात से उस बिल को एप्लीकेबल मान लिया जाता है, तो उसको बोला जाता है एक्ट। वो एक्ट को प्रोड्यूस करते हैं ऑफिशियल गैजेटी, मतलब भारतीय राज्य पत्र में उसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट आ गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ गए, सिक्योरिटी, फायर्स वगैरह वाले। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। और हम किस में काम करते हैं, कंपनी से किस, कहाँ से आए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, MCA डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से कंपनीज एक्ट को लाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा MCA है, उसके नीचे रीजनल डायरेक्टर्स है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है। टोटल 7 रीजनल डायरेक्टर्स बैठते हैं, 7 जगहों पे हमारे रीजनल डायरेक्टर बैठे गए हैं, और उनके नीचे हमारा रजिस्टर ऑफ कंपनीज रहता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे रजिस्टर ऑफ कंपनीज मतलब, देखिए अगर आप सॉरी, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, तो हमारे महाराष्ट्र में 2 रजिस्टर ऑफ कंपनीज है, एक जो मुंबई में है, एक है हमारा पुणे में। तो आप वहाँ पे, बट अभी हमको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, जब 1956 में था तो हमको फिजिकल फॉर्मेट में देना पड़ता है, बट अब डिजिटलाइज हो गया है, तो हमारी वहाँ सबमिट होती है, ठीक है। तो बस ऐसे होता है, फिर उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, जब आप मुझे मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको उसका इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस देखना है, तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। तो अभी तो बस हमारा इतना ही था समझना। और उसके बाद आता है क्वासी जुडिशियल बॉडीज, मतलब एक ऐसा काइंड ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट नहीं है, बट कोर्ट की राइट्स है उसके पास, कोर्ट के जैसे ही अधिकार है। जैसे मैंने आपको बताया था NCLT एंड NCLAT।
एनसीएलटी ये सब आए थे 2016 में, ठीक है। पहले भी थे बट 2016 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। एनसीएलटी का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, सॉरी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर आपको कुछ भी सूट फाइल करना है, आपको पता है टू बी सूड एंड टू मे सूड, बताओ, बताऊंगा, बताओ। सबसे पहले कंपनी खोलने से पहले आपका जो पर्पस रहेगा बोनाफाइड पर्पस रहना चाहिए, मतलब गुड फेथ में होना चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, मतलब आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर जहाँ के से आप बिलोंग करें आपको सब फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कंपनी के पास राइट्स है, ऑब्लिगेशन है, उसकी लाइबिलिटीज अलग रहती है, सब रहता है कंपनी का, बट कंपनी के नेम पे, ठीक है। टू सू, टू सू का मतलब केस टू अदर, कंपनी चाहे तो किसी के ऊपर भी केस कर सकती है, ठीक है। सॉरी, कंपनी चाहे तो कंपनी में चाहे तो कोई भी केस कर सकता है, जैसे आपसे कुछ फ्रॉड हो गया, मुझसे कुछ फ्रॉड हो गया, तो हम कंपनी पे सू फाइल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टू सू, मतलब केस करना। और बी सूट का मतलब कंपनी आप पे, मतलब कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो किसी और पे केस फाइल कर रही है, हो सकता है वो दूसरी कंपनी, हो सकता है वो दूसरी कंपनी का मेंबर हो सकता है वो दूसरी कंपनी का कोई पर्सन हो या नॉर्मल पर्सन हो, जो वॉट एवर इट जैसा ऑफेंस होगा उस तरीके से। तो टू सू और बी सूट का मतलब आपको समझ आ गया डिफरेंस में, डिफरेंस, ठीक है। तो अब आपको बता पड़ गया। सबसे पहले कंपनी, कंपनी आती है, कंपनी को लाया था कब, कब 1 अप्रैल 2013 में कंपनी आई थी, और उसमें वो हमारा पार्लियामेंट से, मतलब ऑफिशियल गैजेट में उसको इंट्रोड्यूस किया था। एग्जीक्यूटिव बॉडी और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में एमसीए डिपार्टमेंट आता है। एमसीए डिपार्टमेंट में, एमसीए डिपार्टमेंट को हम, मतलब हम जो कंपनीज को काम करे कंपनीज में, तो उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है। और उसके नीचे रीजनल डायरेक्टर्स बैठते हैं, उसके नीचे हमारा आरओसी रहता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। और रजिस्टर ऑफ कंपनीज में अगर हम जैसे महाराष्ट्र से, तो मैंने बताया महाराष्ट्र में दो है, मुंबई और पुणे में। तमिलनाडु में अलग है, जो जो स्टेट वाइज रहता है, ठीक है। और क्वासी जुडिशियल बॉडीज भी बताए, एक एनसीएलटी रहती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी का ऑर्डर पसंद नहीं है तो आप एनसीएलएटी के पास जा सकते हैं, एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। अगर उसका भी आपको ऑर्डर पसंद नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। आपके पास ऐसे तीन अथॉरिटीज दी गई है। तो बस यही है कंपनीज एक्ट। अब एप्लीकेबिलिटी तो इसकी वोल ऑफ इंडिया में, पूरे इंडिया में। हाँ, अब टाइप्स ऑफ, अब मैं कंपनीज की बता रहा हूँ, छोटा सा एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ कंपनीज रहती है, स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी, वन मैन कंपनी भी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, काइंड ऑफ बहुत प्रकार की कंपनी है, ठीक है। तो देखा जाए ना, तो अ, कोई भी स्पेशल बॉडी ना, काइंड ऑफ वो भी एक कंपनी, आपको पता है बैंकिंग कंपनी भी होता है, बैंक भी कंपनी है। देखो, बैंक्स में हम डिपॉजिट करते हैं, भले वो, देखो मैं मान रहा हूँ बहुत सारे आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं, बैंक कंपनी रहती है, नहीं, बट देखा जाए ना काइंड ऑफ बैंक कंपनी जैसे ही काम कर रही है। बैंक के अलग मेंबर्स रहते हैं, एम्प्लॉयज अलग रहता है, मैनेजर रहता है, बैंक प्रॉपर काम करती है, प्रॉपर इंटीमेशन देती है, तो काइंड ऑफ वो भी कंपनी का ही काम कर रही है ना। तो ये वोल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है। कंपनी एक्ट के सेक्शन 1 क्लॉज 2 में बताया गया है, टू एप्लीकेबिलिटी टू वोल ऑफ इंडिया। एंड सेक्शन 1 क्लॉज 4 में बताया गया है, कंपनीज कंपनीज एक्ट 2013 शैल बी अप्लाई। बैंकिंग कंपनी खोल सकते हैं, याद कीजिए कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हम जाते हैं तो आपको कॉर्पोरेट बैंक दिखते हैं, ठीक है। धर्मपेट महिला कॉर्पोरेट बैंक लिमिटेड कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, महाराष्ट्र में एम एम एस महाराष्ट्र में ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उसका नाम क्या है, एमएससी भी कुछ तो बोलते हैं उसे, ठीक है। सॉरी मुझे नाम इतना करेक्ट नहीं आ रहा है, बट वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। और एनी अदर जो भी नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट रहेंगी वो वगैरह, यस। और एक एलएलपी भी आता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, और एक पार्टनरशिप फर्म भी आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, बट इसमें नहीं बात करते। जो अभी ये मैंने आपको अभी कंपनीज के बारे में बताया, कंपनीज का पूरा बताया कैसे कैसे रहता है, क्या क्या रहता है। देन एक मिनट, अगर मुझे कुछ और दिखना है क्या, हाँ, कंपनीज का एक आपको बताना था मुझे। कंपनीज में, कंपनीज क्या करती है, डे टू डे वर्क करती है, ठीक है। डे टू डे वर्क करने के बाद वो अपनी प्रॉफिट अर्न करती है, वो अपना पैसा कमाती है,
फिर वो पैसा लाने के लिए ना प्रोस्पेक्टस देते हैं, मतलब शेयर्स इशू करते हैं। और प्रोस्पेक्टस मींस कंपनी में क्या होने वाला है, कितने का शेयर होगा वगैरह वगैरह, वो हम डीप में डिस्कस करेंगे। अभी तो मेरे को सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना है कि कंपनी एक्ट क्या है। तो अभी देखिए, आप ये पढ़ सकते हैं। तो देखिए, द कंपनीज एक्ट is an act of the Parliament of India on Indian company law which regulate the incorporation of a कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आएंगी कंपनीज की, वो बताया गया है। डायरेक्टर्स क्या रहेंगे वगैरह वगैरह, और सेक्शंस वगैरह तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। हिस्ट्री ये पता है, 1956 से लेकर 2013 तक का 57 ईयर्स का इनका बहुत बड़ा, मतलब जिस जिस लोगों ने कंपनीज एक्ट को लाने के लिए वो किया है, मतलब मेहनत की है उसके पीछे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आज कंपनी को आज घर बैठे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ऐसा विकिपीडिया बोलता है, द कंपनीज एक्ट 2013 सत्यमेव जयते, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लॉन्ग टाइटल को भी तो हमने हाईलाइट कर दिया गया है। एक मिनट, an act to consolidated and amendment the law relating to the companies। अब क्रिएशंस क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013 टेरिटरी वोल ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर भी अब इंडिया में आते हैं तो उसमें भी एक्सेप्ट है। ठीक है, इनएक्ट किसने किया था, लाया किसने था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, लोकसभा राज्यसभा इन दोनों ने लाया था। एंड फिर साइन किसने कर दिया, साइन मीन असेंट लिया था, किसने दिया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, जो भी उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। साइन कब हुआ था, 29 अगस्त 2013 में। कमेंसमेंट लाया गया था 12 सितंबर 2013 में, और 98 सेक्शंस के साथ, और 1 अप्रैल 2014 में विथ 184 सेक्शंस के साथ इसको एप्लीकेबल कर दिया गया था। अब अगर आपसे देखो, फाइनेंस एक्ट का बिल आता है, हर चीज़ का बिल आता है, तो कंपनीज एक्ट का भी बिल है। तो अब की तारीख में हमारे पास चल रहा है, बिल टाइटल क्या था, द कंपनीज बिल 2012, बिल्स क्रिएशन ये है। एक मिनट, ये नहीं देखना हमें। रिपेल किसको किया, मतलब हटा दिया गया है किसको, मतलब चेंज कर दिया, हटाया नहीं, हटाया मीन्स एबॉलिश रहता है, रीअपील कर दिया मतलब चेंज कर दिया गया है। तो कंपनीज एक्ट 1956 को हटा के द कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020 बताया गया, बट ये अब इन्फोर्स में। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये है। देन ये अब थोड़ा सा एमसीए डिपार्टमेंट का है। यस, ये आपको बताएंगे कंपनीज एक्ट के बारे में। एक मिनट, यस, ये है कंपनीज के, ये आप देख सकते हैं खुद से भी। देन ये कंपनी लॉ का प्रोड्यूसर कंपनी है, कैसे करना है फॉर्मेशन, ये पूरे चैप्टर्स वाइज लिखे हैं, बट अभी हमको इसमें कुछ भी काम नहीं है। ये भी हटा देते हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये एमसी की साइट है, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। बट पहले अभी जो अब मैंने आपसे कहा था, देखिए, 1956 का और ये 2015 का पीडीएफ चाहिए तो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बट हम 2013 का ही देखेंगे। 2013 में ये आ रहा है पीडीएफ यहाँ का। रूल्स देखने हैं, सर्कुलर देखना है कि क्या देखना है, तो हम अभी फिलहाल रूल्स को देखते हैं। एक मिनट, यस, तो आप देख लीजिएगा इसको, बहुत इजी है। कंपनी सेक्ट है, बहुत काम की चीज़ है। और अब आपको पता पड़ गया कि कंपनी से क्या है, कैसा है। 57 ईयर्स का वो बड़ा दौर था उनके लिए। तो थैंक यू फॉर अस, जिसने इसने कंपनी सेक्ट में अपना योगदान दिया। यस, जैसे जियो, रिलायंस, टाटा, ये सब कंपनीज है, आप देखते ही हैं कैसे रन करते हैं इनके शेयर्स के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, हर चीज़ के ऊपर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब आई थिंक आप लोगों को कंपनी सेक्ट समझ आ गया है, कंपनी सेक्ट क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी पूरी रियलिटी सब समझ गए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, दो केस, सॉरी इस बार, सॉरी मैंने उसमें दो केस बोले हैं, वैसे तीन केस है। सैलमन वर्सेस सैलमन, ली फार्मिंग वर्सेस ली, एंड अब्दुल्ला वर्सेस दासमन। ये कंपनी लॉ के, कंपनीज एक्ट के सबसे मेन केसेस हैं जो रिपीटेड होते गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट भी दिया है, तो ये भी हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बट इस बार का ये एम है, जिस दिन 50 लाइक्स ये वीडियो के ऊपर कंप्लीट होती है, उस दिन मैं इन तीन केसेस के ऊपर वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उस दिन हम ये वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मेल दिया हुआ है, या मेल से भी बात कर सकते हैं, या अगर आपको मेल से रिस्पॉन्स चाहिए 48 आवर्स में आ जाएगा, या कॉन्टेक्ट कीजिए, वॉट एवर। तो बस थैंक यू सो मच।